तो आइए देखते हैं बोर्ड पर और आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जान रहे हैं कि वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इंग्लिश सीखने में। जिस स्टूडेंट को वर्ब पर कमांड नहीं हो सकेगा वो इंग्लिश लाइफ में नहीं सीख सकेगा। ना तो वो कभी कोई आर्टिकल लिख सकेगा, ना किसी सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ के किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर सकेगा। इसलिए वर्ब पे कमांड करना बहुत जरूरी है। वर्ब का सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें अगर देखा जाए कि वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। अब सवाल ये होता है कि क्या सेंटेंस में सिर्फ क्रिया देख लेने से कंप्लीटली ट्रांसलेशन बन सकता है या कंप्लीटली हम बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि इसके टाइप को जानना बहुत जरूरी है। हमने कई बार वर्ब को पढ़ा है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई बार यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बहुत सारे ट्यूटर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। उसको बारीकी से समझने की जरूरत है। तो देखिए, हेल्पिंग यानी वर्ब आपका दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, और दूसरा है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। एक चीज समझने की जरूरत है कि हेल्पिंग वर्ब का नाम ही है हेल्प करना, हेल्प करना। इसे एक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। एग्जाम में एक्सिलरी वर्ब कह करके ही एग्जाम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 8 से लेकर के कंपटीशन तक में, चाहे 9, 10, 11, 12 हो। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका पहला है टाइप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसकी संख्या 11 है। और दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसकी संख्या 13 है। सबसे पहली बात है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सेंटेंस में किस रूप में करते हैं। पहले लिखा हुआ है सहायक क्रिया के रूप में, यानी सेंटेंस की सहायता करेगा। किस चीज के लिए सहायता करेगा ये अब तक समझ में नहीं आया। सभी लोग कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है या सेंटेंस में सहायता करेगा सेंटेंस को पहचानने में। तो क्या पहचानने में सेंटेंस को सहायता करेगा? नहीं। अब मैं आप सबों से भी पूछ रहा हूं कि सेंटेंस का क्या चीज पहचानने में मदद करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर हम उसको प्राइमरी के रूप में यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम प्राइमरी के रूप में, प्राइमरी में दो रूप में हम यूज करते हैं इसको, किसी सेंटेंस में दो रूप में यूज करते हैं। किस किस रूप में यूज करते हैं? यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट है, टू बी के रूप में। टू बी का मतलब ये होता है होना। टू बी का मतलब होता है होना। जब सब्जेक्ट कुछ होगा, अभी हम वाक्य के माध्यम से इसी वीडियो में बताएंगे आप सबों को भी, कि जब सब्जेक्ट कुछ होगा या है, वैसे कंडीशन में हम इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इज एम आर और वाज वेयर दो अलग तरीके से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में, यानी वर्तमान समय में अगर कोई कुछ होगा तो वहां इज एम आर लगाएंगे। और पास्ट टाइम में अगर कोई कुछ था, क्योंकि आज है और पीछे टाइम में था, वैसी स्थिति हम वाज वेयर का यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और एक चीज, अगर मेन वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो एक चीज समझना होगा आपको कि इसको 2 नंबर में मैंने रखा हुआ है, टू बी, याद रखना है। टू बी का मतलब 2 नंबर, और इसमें प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वेयर रखा हुआ है। आप इधर भी जरा आकर देखिए मेन वर्ब की कैटेगरी में कि मैंने यहां टू बी लिखा हुआ है और टू बी के साथ में दिया हुआ है बिफोर। इसका मतलब है कि अगर इस हेल्पिंग वर्ब टू बी का अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना है तो उसके साथ अगर मेन वर्ब लगा देंगे कभी, क्योंकि इसका उपयोग अकेले भी करेंगे, इसका उपयोग मेन वर्ब के साथ भी करेंगे, तो जब भी मेन वर्ब के साथ होगा तो ये अपने साथ हमेशा बिफोर लेगा। इस बात को ख्याल रखना है। टू बी हमेशा अपने साथ मेन वर्ब को लेता है यदि मेन वर्ब उसके साथ यूज करते हैं तो। और वो भी कब? ये कंटिन्यूअस टाइम को दिखलाता है, यानी कि लगातार जब चल रहा है। टू बी प्लस बिफोर, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं। मैंने फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ था टू डू, क्योंकि इसको पहले मैंने बताया इसीलिए कि इसमें बताना सबसे आसान है और समझना भी आसान है। दूसरा नंबर मैंने लिखा हुआ टू डू। टू डू का मतलब होता है करना, करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करना तो चूंकि मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, करने का बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं। मुख्य क्रिया का मतलब ये होता है कार्य, कोई ना कोई कार्य। जैसे मैं बात करूं गो, गो मतलब होता है जाना, ये मेन वर्ब हो गया। इसी प्रकार से यहाँ करना, ये भी मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस कैटेगरी में आपको दिख रहा है ये चीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज कहीं ना कहीं बिना हेल्पिंग वर्ब का भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आज तक
ऐसा यही कंफ्यूजन रहा जाता है सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि टू डू का यूज कभी भी बिना मेन वर्ब का नहीं होता है। ये पूरे इंग्लिश ग्रामर जितने भी बुक रिटन है, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, मैं सबकी बात करता हूं, आज तक उन्होंने ये बात नहीं बताया कि बेटा टू डू का यूज जो है, मेरे बच्चे टू डू का जो यूज है वो कभी भी बिना मेन वर्ब का नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब रही बात कि टू डू का यूज बिना मेन वर्ब का नहीं होता है, तो इसके साथ आता कौन सा मेन वर्ब है? नहीं आता, इसके साथ कौन सा मेन वर्ब आता है? यहां पर मैंने लिखा हुआ, जरा गौर कीजिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहां पर मैंने लिखा हुआ टू डू के साथ में V1, V2 में लिखा हुआ डिड। इसी डू का आप देख सकते हैं, डू का प्रेजेंट फॉर्म है डू और डज, और पास्ट फॉर्म है डिड। तो डू और डज के साथ में आप देखिए, डू के साथ में V1 लिखा हुआ है, और यहां देखिए V5 में डज के साथ में V5 लिखा हुआ है, प्लस डिड के साथ में यहां दिख रहा है V2, लेकिन बक्से के अंदर, ये बक्से के अंदर रखने का कारण है कि ये पहले वर्ब, मेन वर्ब के साथ यदि है तो उसके पहले ये कहीं ना कहीं छुपा रहता है सिंपल फॉर्म में। ये तब बाहर आता है जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी मैंने इसको बक्से में रखा हुआ है, डिड अभी यहां छुपा है V2 से पहले, जब ये बाहर आ जाएगा तो यहां भी अपने साथ V1 लेगा, ये भी जब बाहर आ जाएगा तो अपने साथ V1 लेगा। डज भी यहां पर मैंने गोला लगाया हुआ, ये भी जब बाहर आएगा तो अपने साथ V1 ही लेगा। तो कुल मिलाकर ये समझना है कि जहां कहीं भी टू डू, पहली बात कॉपी में नोट कर लीजिए कि डू का इस्तेमाल बगैर मेन वर्ब का कभी नहीं होता है, अकेला कभी नहीं होता है। हाँ, अगर होगा कभी कहीं पर भी तो वो इंपेरेटिव में होगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो टू डू, टू बी, और तीसरा हमारा है टू हैव। टू हैव में आप देखिए प्रेजेंट टाइम में हैव का मतलब, क्योंकि यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा पास में कुछ रखना या पास में कुछ होना। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चीज पास में है तो हैव हैज लगाएंगे, और पास्ट में अगर कोई चीज पास में था तो हैड लगाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ में अगर हम मेन वर्ब लगाएंगे तब क्या होगा? नहीं, टू हैव के साथ में अगर मेन वर्ब आ जाए, यानी हैव हैज हैड के साथ में अगर मेन वर्ब आ जाए तब कौन सा मेन वर्ब आएगा? तो देखिए टू हैव, चूंकि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि V3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, V3, तो टू हैव अपने साथ हमेशा V3, क्योंकि 3 नंबर में मैंने लिखा हुआ है तो 3 नंबर V3 हमेशा अपने साथ में टू हैव लेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, कॉपी में नोट कीजिए और माइंड में सेट कीजिए कि V3 के साथ हमेशा टू हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब अकेले यूज कर रहे हैं तब तो हैव हैज काफी है, लेकिन जब यह मेन वर्ब के साथ जाएगा तो अपने साथ V3 को ही लेगा, और वो भी कब लेता है? ये परफेक्ट टेंस में लेता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, जहां पर कंप्लीटली प्रेजेंट टाइम में ही आपको दिखेगा कि कार्य चलते हुए अब जाकर के समाप्त हो गया है, मतलब कुछ ड्यूरेशन आपको इसका आभास होगा। वैसे अर्थ में टू हैव के साथ में V3 लगाना है। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। और दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये 2 अर्थ में यूज हो रहा है, एक हेल्पिंग के रूप में और मेन वर्ब के साथ में भी जाके अटैच्ड हो रहा है। तो किसी भी अर्थ में हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो, अकेले यूज हो रहा हो, या मेन वर्ब के साथ में यूज हो रहा हो, ये बतलाएगा तो बतलाएगा हमेशा टाइम ही शो करेगा। क्या बतलाएगा? टाइम। हेल्पिंग वर्ब ही एकमात्र वर्ब है जो टाइम बतलाता है कि कोई भी अगर होने की बात है, पास रखने की बात है, करने की बात है, वो प्रेजेंट टाइम में अगर हो रहा है कि पास्ट टाइम में हो रहा है कि फ्यूचर टाइम में हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब ही बतलाएगा। कौन बतलाएगा? हेल्पिंग वर्ब ही बतलाएगा। इसी वजह से मैंने यहां लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में डू डज, पास्ट टाइम में इसी का डिड, प्रेजेंट टाइम में इज एम आर, पास्ट टाइम में वाज वर, प्रेजेंट टाइम में हैव हैज, पास्ट टाइम में हैड। इस चीज को बारीकी से समझने की जरूरत है। चलिए अगला हेल्पिंग वर्ब हमारा है मॉडल, और इसकी संख्या टोटल 13 है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं इसका यूज तब होगा जब हमें फ्यूचर का आभास होगा। फ्यूचर में कोई भी कार्य, अगर ये कहा जाए फ्यूचर में कोई भी कार्य किया जाना होगा या कुछ होना होगा, जैसे मैं कोई अमीर बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई राजा बनेगा, तो उसके लिए शैल विल, किसी को आने वाले समय में कुछ करना चाहिए, कुछ कर सकता है, कुछ संभव हो सकता है, कुछ अवश्य करना चाहिए, कुछ जरूरत है, कुछ हिम्मत है, और कुछ किया, इसके लिए इसको छोड़ करके कुछ किया करता है। ये सारी चीजें, ये तो पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन बाकी इस तरह जितने भी हैं ये सब के सब
प्रेजेंट टाइम से लेकर के पास्ट टाइम तक में अगर कोई काम फ्यूचर को संबोधित करते हुए कुछ करने की बात अगर आ जाए, होने की बात आ जाए, तब हम मॉडल का यूज करेंगे। और यदि मेन वर्ब के इसको जब भी यूज करेंगे, इसके साथ में मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा मेन वर्ब का यूज होता है और इसके साथ मेन वर्ब के अलावे कुछ और भी यूज होता है। मेन वर्ब के साथ में कुछ और भी यूज होता है। ये मॉडल अपने साथ में इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को भी ऐड कर सकता है। किसको ऐड कर सकता है? आपको इसमें मैं बता दूं, बी वाले फॉर्मेट को और हैव वाले फॉर्मेट को। बी वाले फॉर्मेट में कंप्लीटली बी को ही लेता है, सिर्फ ये अपने साथ में बी को ले सकता है और अपने साथ में हैव को ले सकता है। यानी मॉडल के साथ में बी भी आ सकता है और मॉडल के साथ में हैव भी आ सकता है। अब एक चीज और समझने की बात है, यदि मॉडल के साथ में बी आ गया, यदि मॉडल के साथ में बी आ गया, जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि बी के साथ में इसे मार वाजबे रहता है, तो ये बी जो है अपने साथ बिफोर लेता है, तो यहां पर भी मॉडल के साथ यदि बी आ जाएगा तो ये भी मेन वर्ब का साथ बिफोर का यूज करेगा। मॉडल के साथ यदि हैव आ जाता है, जिस प्रकार से हैव के साथ में भी3 आता है, यहां पर भी इसके साथ में भी3 का ही यूज हो रहा होगा। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि इसमें मॉडल के प्लेस पर हम कौन सा मॉडल वर्ब रखते हैं। ठीक, तो इसको एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। आगे देखिए, मेन वर्ब में V1, V2, V3, V4, V5। यहां एक चीज ध्यान रखना है कि V1 हमेशा प्लूरल में फॉर्मेट में होता है। किस रूप में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। और V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि V1 हमेशा प्लूरल और V5 हमेशा सिंगुलर। और अगर देखा जाए कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो अपने साथ V5 का यूज करेगा। V5 में जहां कंट्राडिक्शन है, V2 के साथ में कोई ऐसा कॉन्डिशन नहीं है। V2 ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है और इसके पहले हमेशा डिड छुपा रहता है। जब बाहर आता है तो ये V2 खुद V1 बन जाता है। V3 हमेशा किसी न किसी परफेक्ट काम को बतलाता है। परफेक्टली जो फिनिश्ड हो चुका है वो अपने साथ में V3 हमेशा टू हैव को लेता है। V4 टू बी को लेता है। V5 तो अभी तुरंत बता ही दिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और समझना है कि V4 का ही नाम V4 को ही हम जीरंड के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में? जीरंड के रूप में। V4 बनता कैसे भाई? V1 के साथ में ing जोड़ देने से। जितने भी ing वाले हैं उसको हम जीरंड के रूप में यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है, इसी का नाम पार्टिसिपल भी है। पार्टिसिपल में हम लोग इसको यूज करते हैं जीरंड के रूप में। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें वर्ब का टाइप था और इसके बाद हम लोग जस्ट इसका यूज करने का प्रयास करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंट क्या है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तो है तो वर्ब भाई है। क्या ये वर्ब? दो प्रकार के वर्ब याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यह अकेले भी प्रयोग होता है। और अकेले जब प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब जब अकेले प्रयोग होगा, अपने साथ कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब लेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये अकेले भी प्रयोग होता है। मेन वर्ब भी अकेले प्रयोग होता है। मेन वर्ब भी अकेले प्रयोग होता है। कब? सिर्फ इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव सेंटेंस जब रहेगा, ध्यान से समझिए सब कोई। मेन वर्ब भी अकेले प्रयोग होता है, लेकिन कब? जब सेंटेंस इंपेरेटिव रहेगा। इंपेरेटिव बोले तो ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट में ही अकेले प्रयोग हो सकता है। मेरी बात सुन रही है? हेल्पिंग वर्ब अकेले प्रयोग होगा तो क्या होगा? ये अपने साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब लेगा और इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में मेन वर्ब अकेले प्रयोग होगा। दूसरा देखिए अंतर, मेन वर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। चलिए, अब यहां भी लिखे हैं कि मेन वर्ब अकेले प्रयोग होगा, अन्यथा मेन वर्ब के बाद जो है
मेन वर्ब के बारे में सबसे खास पॉइंट, मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जल्दी नहीं होता है। मेन वर्ब का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है, यानी मेन वर्ब जहां आएगा वहां कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, या तो छुपा रहेगा या तो दिख रहा होगा। समझ मानी मेरी बात? ठीक है। अब सवाल यह आता है कि इस जैसे इंपेरेटिव में अकेले आता है तो यहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, वो बताएंगे सब इसी वीडियो में। इस वीडियो में तो नहीं, इसी चैनल पर बताएंगे। तीसरा जो मेजर डिफरेंट है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य प्रयोग के आधार पर, ध्यान से समझना है, वाक्य प्रयोग के आधार पर कार्य है। यानी वाक्य प्रयोग का मतलब है कुछ होने, कुछ रखने और कुछ करने का समय दर्शाता है। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यहां भी लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। और सबको पता है कि टाइम जो है वह 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में है वाला चीज रहता है, पास्ट में था वाला चीज रहता है, और पास्ट फ्यूचर में गा वाला चीज रहता है। इसका मेजर डिफरेंस देखिए, यह हमेशा किसी कार्य को दर्शाता है, कार्य कार्य कार्य, यानी कि मेन वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम बतलाता है और मेन वर्ब हमेशा किसी न किसी कार्य के होने की बात करता है। ठीक है, आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसका कल की वीडियो में यानी कल की क्लास में हम यूज करेंगे, सेंटेंस के आधार पर देखेंगे कि हम इसको कैसे, जो जितना डिफरेंस बताएं या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के बारे में जो बात बताएं उसको यूज कैसे करेंगे वो कल हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और जो नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।